Hello guys, good morning. Welcome to Unacademy UGC Net. A very good morning to all of you. कंप्यूटर साइंस मॉक टेस्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है गाइस। आज से हम लोग पेपर 2 के मॉक टेस्ट भी शुरू कर रहे हैं। सो एक बार जल्दी से मुझे अपना एवी चेक कराइए और उसके बाद में हम शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। अब हर सुबह 7:30 बजे गाइस मैं आप सभी लोगों के लिए मॉक कंडक्ट करूंगी फॉर पेपर 2। पेपर 1 के मॉक टेस्ट ऑलरेडी चल रहे हैं हमारे इस चैनल पर, जो रात को 8 बजे होते हैं। अब से पेपर 2 के भी कंटिन्यू मॉक टेस्ट आप लोगों को मिलने वाले हैं सुबह सुबह, सो दैट आपकी सेल्फ स्टडी भी हो जाए और साथ ही साथ आप क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करवा लें। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार जल्दी से मुझे ये भी चेक कराइए। गुड मॉर्निंग अमिता, रीमा, रूबी, पूनम, शिल्पी, जसप्रीत, यू टू, ऑल क्लियर है? गुड मॉर्निंग। चलिए अब वीडियो को उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग शेयर कर देंगे और क्वेश्चंस के अच्छे से सोच समझ के हम लोग आंसर्स यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी ये वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम देख रहा है या रिकॉर्डेड देख रहा है तो मैं बता दूं, मेरा नाम अदिति शर्मा है और आप सभी लोगों के लिए कंप्यूटर साइंस और पेपर 1 इन दोनों की क्लासेस लेके आती हूँ अनअकैडमी यूजीसी नेट और साथ ही साथ अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी। ऐप को अभी तक आप लोगों ने इंस्टॉल नहीं किया है तो कर लीजिएगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप क्या है? अनअकैडमी लर्निंग ऐप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप लोगों को 36 प्लस डोमेन में पढ़ाया जाता है। यूपीएससी से लेकर आप लोगों के 6th स्टैंडर्ड तक की कोचिंग सब कुछ आपको मिलता है। अब आप लोग जानते हो गाइस कि हर स्टेट के अंदर ऑलमोस्ट पार्शियल लॉकडाउन जैसी कंडीशन आ गई है, कर्फ्यू जैसी कंडीशन आ गई। जैसे जैसे स्टेट में मैं हूँ उसमें भी 3 मई तक का कंप्लीट कर्फ्यू वाली सिचुएशन आ चुकी है। तो अपने आप को सेफ रखते हुए घर में रहकर आपको पढ़ाई करनी है। और जैसा एग्जामिनेशन की बात करूं तो अब तो आपको पता ही है कि आपके मोर देन 80% चांसेस है कि एग्जाम जो है वो पोस्टपोन हो जाएगा। आज या कल में या तो एडमिट कार्ड्स आ जाएंगे या फिर न्यूज आ जाएगी, राइट? तो इसीलिए घर पे रहिए, सेफ रहिए, अपनी पढ़ाई करिए। आपका जो गोल है गाइस वो है एनटी यूजीसी नेट। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस एनटी यूजीसी नेट पर जाकर मुझे फॉलो कर लेना है। अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आता है तो वहां पर मैंने आप लोगों को पिछले 1 साल के अंदर पिछले फरवरी से पढ़ाना शुरू किया था और अब 1 साल से ज्यादा हो गया है। तो मैंने आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस भी बहुत सारी ली है और पेड प्लेटफॉर्म पर भी मैं पढ़ाती हूँ। तो गाइस पे क्लासेस यानी प्लस क्लासेस पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैंने कंप्यूटर साइंस का पूरा कोर्स करवाया है। आप लोग की 8 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, बची हुई 2 यूनिट्स हम लोग आने वाले समय के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं, प्लस या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेकर पढ़ाई कर सकते हैं, जिसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की ही तैयारी एक ही जगह पर होने वाली है। आइकॉनिक क्या है? आइकॉनिक एक और स्पेशल सब्सक्रिप्शन है जिसमें आप लोगों को पर्सनल कोच की फैसिलिटी मिल जाती है। आप लोगों की पढ़ाई आप एक समय के बाद में शुरू कर रहे हो या फिर अभी आप लोग ग्रेजुएशन में हो, आप लोगों को गाइडेंस की जरूरत है, तो आपके पर्सनलाइज डाउट सॉल्विंग सेशंस तक लेकर आपके एसओपी इंटरव्यू प्रिपरेशन तक लेकर ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड होगी गाइस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर। ठीक है, मेरे साथ साथ इंडिया के जितने भी बेस्ट एजुकेटर्स हैं एनटी यूजीसी नेट के अंदर, यू जस्ट नेम देम एंड यू हैव इट। आपको और एकेडमी पर मोर देन 200 एजुकेटर्स हैं जो पढ़ाते हैं नेट कैटेगरी के अंदर, और आप सभी लोगों की एक इंटरैक्टिव लाइव सेशन लेकर चलते हैं, है ना? कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको मिलता है। इस वक्त अनअकैडमी पर इस वेंसडे आई मीन लास्ट वेंसडे 3 आपके नए कोर्सेज आए थे। अगले वेंसडे तक मोस्ट प्रोबेबली मेरा भी नया बैच बन जाएगा। इस नए बैच के अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के ही बारे में। तो ज्वाइन आप लोग कर सकते हैं। प्राइस आपको पता है इतनी नॉमिनल है। रेफरल कोड मेरा अदिति 10 है, आप लोग किसी भी महीने के लिए लगा सकते हैं, बट मेरा हमेशा से एडवाइस रहती है 6 मंथ्स या 12 मंथ्स। देखो 6 मंथ्स थोड़ा आप लोगों को लगेगा कंपैरेटिवली, 2000 के अंदर अगर आपको 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है तो गो फॉर 12 मंथ। बाकी आप लोगों के डिसीजंस होते हैं। और आइकॉनिक जा रहे हो तो एनी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन विल बी बेनिफिशियल। ठीक है, रेफरल कोड याद रखेंगे अदिति 10, इससे आप लोगों को इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। चलेगा, क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम लोग शुरू करते हैं। जो पोस्ट ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर के अंदर है उनके लिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन फॉर 12 महीने बेस्ट ऑप्शन। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं गाइस, क्या बोल रहा है गाइस? इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। अच्छा, अगर आप लोगों ने मुझसे ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है, जो मैंने यूट्यूब पे भी पढ़ा है, आप लोगों को पुरानी क्लासेस देख सकते हो आप सीएस की, तो आप लोगों को पता होगा गाइस कि आईपीसी, सीपीयू शेड्यूलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट और आप लोगों का पेजिंग, ये 3-4 ऐसे कॉन्सेप्ट है जिनसे रिपीटेडली आप लोगों के क्वेश्चंस बनते हैं। आईपीसी के अंदर ही सीमा 4 वाला कॉन्सेप्ट या फिर क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये आपके 4 सेक्शंस हैं जो आप कभी छोड़ के नहीं जा सकते अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो
नेट या फिर गेट जैसे एग्जाम की। ठीक है, तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन होता क्या है? इट अलाउज प्रोसेसेस टू कम्युनिकेट एंड सिंक्रोनाइज देयर एक्शंस व्हेन यूजिंग द सेम एड्रेस स्पेस, allow processes to communicate and synchronize their actions, allow the processes to only synchronize their actions without communication, या फिर none of the above। तो बताइए मुझे क्या होता है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन? प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, जिसके अंदर क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम हम लोग पढ़ते हैं। जब सेम रिसोर्सेज को दो से ज्यादा प्रोसेसेस अचीव करना चाहती है, तो विदाउट क्रिएटिंग द द कंडीशन ऑफ डेडलॉक, किस तरीके से हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का यूज करके काम करते हैं, ये हमारा अल्टीमेट गोल होता है। तो करेक्ट आंसर इस लोगों का जो कोई नहीं दे रहा है वो है आप लोगों का क्या? ऑप्शन नंबर बी। सभी लोग ऑप्शन नंबर ए आंसर दे रहे हैं, जो कि आप लोगों का गलत आंसर है। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन मैकेनिज्म का मतलब ही यही है कि प्रोसेस को आपस में सिंक्रोनाइज और कम्युनिकेट दोनों ही करने का जो काम है वो आप लोगों का करता है क्या? जस्ट आप लोगों को यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया गया है कि सेम एड्रेस स्पेस। इज इट ओनली अबाउट एड्रेस स्पेस गाइस? इज इट ओनली अबाउट एड्रेस स्पेस? किसी भी वे के अंदर, किसी भी वे के अंदर, आपके हार्डवेयर से रिलेटेड हो सकता है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो सकता है, किसी भी तरीके से दो या दो से ज्यादा प्रोसेसेस जब आपस में कम्युनिकेट करना चाहती है, आपस में कॉन्टेक्स्ट स्विच करके काम करती है। इफ यू रिमेंबर, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं रिसोर्सेज की, नॉट जस्ट मेमोरी एज अ रिसोर्स। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोसेसर, एनीथिंग एज अ रिसोर्स जब वो शेयर करती हैं, तो उनके बीच में कम्युनिकेशन करना और सिंक्रोनाइज करना उनके एक्शन को, इसी को हम लोग बोलते हैं आईपीसी। आईपीसी दो तरीके से होता है गाइस, है ना? एक तो होता है आप लोगों का शेयर्ड मेमोरी तरीके से, और एक मैसेज पासिंग। अगर आप लोगों ने मेरी क्लासेस ऑलरेडी देखी हुई है तो अपन ने इसको डिस्कस भी किया था, दोनों के डिफरेंस भी बताए थे कि शेयर्ड मेमोरी के अंदर क्या होता है और मैसेज पासिंग के अंदर क्या होता है ना? तो याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बाय जीएम, ये बाय कर रहे हो, गुड मॉर्निंग बोल रहे हो, क्या कर रहे हो? वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह सुबह करेंगे अब सीएस के क्वेश्चंस, और वीडियो को सभी लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा, और लाइक भी कर दीजिएगा, है ना? सभी कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स को आप भेज सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस सेशन है ये। चलो, मैसेज पासिंग सिस्टम कैसे काम करता है? कम्युनिकेट विद ईच अदर विदाउट शेयरिंग सेम एड्रेस स्पेसेस, communicate with one another by resorting to data that is shared, it share data या name of the recipient or sender of the messages। Excuse me। क्या होने वाला है? देखो, करेक्ट आंसर इसका ए होने वाला है गाइस, बिल्कुल सही बात है। मैसेज पासिंग के अंदर कम्युनिकेशन हम लोग करते हैं विदाउट सेम, आई मीन विदाउट शेयरिंग द सेम एड्रेस स्पेस, है ना? क्योंकि शेयर्ड मेमोरी नाम से ही पता चलता है, शेयर्ड मेमोरी होता है जिसके अंदर सेम एड्रेस स्पेस को हम लोग यूज करते हैं, जबकि मैसेज पासिंग के अंदर ऐसा नहीं होता है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए गाइस, कर्नल, कर्नल किसके अंदर ज्यादा इन्वॉल्व होता है? मतलब कि अगर मैं आईपीसी की बात करूं, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की बात करूं, तो वो मेमोरी, शेयर्ड मेमोरी के अंदर ज्यादा तेज होता है या मैसेज पासिंग सिस्टम के अंदर तेज होता है? इसका करेक्ट आंसर ये है। जो क्वेश्चन मैंने पूछा है उसका करेक्ट आंसर मुझे बताइए, मैं क्या पूछ रही हूँ कि शेयर्ड मेमोरी और मैसेज पासिंग, इन दोनों में से ज्यादा फास्ट किसके अंदर होता है? आईपीसी। तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिखा देती हूँ। Which of the following two operations by the IPC facility is provided by IPC facility? शेयर्ड मेमोरी बोल रहे हैं, शीतल बोल रहे हैं मैसेज पासिंग। द करेक्ट आंसर इज मैसेज पासिंग। शेयर्ड मेमोरी नहीं होगा, कर्नल इन्वॉल्व हो जाता है, और कर्नल जो है जब भी इन्वॉल्व होता है, नो, मैसेज पासिंग इज द करेक्ट आंसर।
चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टू ऑपरेशंस आर प्रोवाइडेड बाय आईपीसी फैसिलिटी गाइस। आईपीसी फैसिलिटी मतलब इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन फैसिलिटी के अंदर दो ऑपरेशंस होते हैं आप लोगों के, रिसीव करना और सेंड करना मैसेजेस को, जो किसके द्वारा किया जाता है, मैसेज पासिंग टेक्निक के द्वारा किया जाता है। ये तो सिंपल वाला था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल है आप लोगों का, पहला न्यूमेरिकल है सीपीयू शेड्यूलिंग, राउंड रॉबिन से करना है, जल्दी करिए, समय आपको पूरा मिलेगा। मैम क्या सिर्फ पेपर वन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल दीप्ति, आप पेपर वन का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। केवल केवल पेपर वन पढ़ रहा है तो आप लोग 6 महीने के सब्सक्रिप्शन पे जा सकते हो। ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, 6 महीने का ले सकते हो, या आप 6 महीने का आइकॉनिक ले सकते हो, सो दैट अगर आपका पेपर टू रेयर है तो आपको एक पर्सनल कोच मिल जाएगा जो आपके पेपर टू में भी आपको गाइड कर देगा, है ना। राउंड रॉबिन, डी, ओके, ये बिना सॉल्व किए हम आंसर्स दे रहे हैं कि D1, इतनी जल्दी सॉल्व कैसे कर लिया आपने भैया, आंसर रट के बैठे हो। बंगाली आपका पेपर टू, आप मुझे लगता है आइकॉनिक ले सकते हैं आप, 6 महीने का आइकॉनिक ले सकते हो आप, 6 या 12 महीने का। डी इज द रॉन्ग आंसर। अरे भाई इतनी जल्दी निकाला कैसे, एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज टाइम, क्या क्वेश्चन रट के बैठे हो क्या, न्यूमेरिकल है, सॉल्व करना है। ऐसे कैसे भाई, चलो देखो क्या होने वाला है, हम लोग सॉल्व करेंगे गाइस। मैंने यहाँ पर तीनों कॉलम्स बना दिए जिसको आपको रिक्वायरमेंट होगी इस क्वेश्चन के लिए। कंप्लीशन टाइम यानी एग्जिट टाइम, टर्न अराउंड टाइम, टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालते हैं, एग्जिट टाइम माइनस अराइवल टाइम निकाल के। वेटिंग टाइम कैसे निकालते हैं, टर्न अराउंड टाइम में से जब हम लोग माइनस कर देते हैं क्या, बर्स्ट टाइम, ये अराइवल टाइम है और ये बर्स्ट टाइम है, ये ध्यान रख लीजिएगा। करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर 2। देखो, तो गैंट चार्ट बना लेते हैं। अब देखो, सबसे पहले जीरो अराइवल टाइम पर आप लोगों के गैंट चार्ट के अंदर कौन सी प्रोसेस एंटर करेगी, P1 एंटर करेगी, ठीक है ना। टाइम स्लाइस कितना गिवन है, टाइम स्लाइस गिवन है 2 मिली सेकेंड्स का, तो 2 मिली सेकेंड्स के लिए आपकी प्रोसेस P1 चलने वाली है। प्रोसेस P1 आप लोगों के अभी वेटिंग यानी रेडी क्यू के अंदर थी, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर राउंड रॉबिन करनी है, तो रेडी क्यू भी साथ के साथ मेंटेन करके चलना, ये आप लोगों को मैं सिखा चुकी हूँ ऑलरेडी। चलिए, तो P1 आप लोगों की एग्जीक्यूट हो रही थी गाइस 2 सेकंड तक, और अगर आप लोग नोटिस करें तो आपका P2 जो है वो भी रेडी क्यू के अंदर आके खड़ा हो चुका है लाइन के अंदर। P1 एग्जीक्यूट होएगा, दोबारा से रेडी क्यू में जाके खड़ा हो जाएगा, क्योंकि अभी तक इसका एग्जीक्यूशन खत्म नहीं हुआ है, 1 मिली सेकेंड का एग्जीक्यूशन इसे और करना है। जब आप लोगों का P2 सिस्टम में आएगा तो अगेन P2 भी रन करेगा, कितने टाइम के लिए, वही 2 सेकंड के लिए, क्योंकि टाइम स्लाइस गिवन है, राउंड रॉबिन पे काम कर रहे हैं। तो आप लोगों के इसको बचे हैं भैया 2 सेकंड और कुछ चाहिए इसको अभी एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है ना। तो P2 अब फिर से लाइन में आके खड़ा हो जाएगा। 4 सेकंड हुए हैं, P3 सिस्टम में नहीं आया है, अगेन P1 को चांस मिलेगा और P1 एग्जीक्यूट करके अपने आप को, देखो टाइम स्लाइस भले ही आप लोगों का 2 मिली सेकंड का है, बट चाहिए P1 को 1 ही सेकंड, तो P1 जो है वो 1 ही सेकंड लेगा। इंपॉर्टेंट बात इसमें यही थी, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं जो फिर से 2 सेकंड लगा देते हैं, जबकि मैंने आपको एक्सेप्शन केस बताया था राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के अंदर, इट इज वेरी नेसेसरी टू नोट कि टाइम स्लाइस भले ही कितने का भी हो, बट अगर प्रोसेस को टाइम स्लाइस से कम समय चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए, तो इट विल बी प्रोवाइडेड लेसर टाइम, ठीक है। देखिए गाइस, अब P1 का एग्जीक्यूशन तो खत्म हो गया है, बट जैसे ही 5 सेकंड हुए होंगे तो आपका P3 भी रेडी क्यू के अंदर आ गया होगा। अब बात करते हैं, P2 को एग्जीक्यूट करना है आप लोगों ने, 2 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट होगा और 7 टाइम तक एग्जीक्यूट होगा, अब रेडी क्यू में नहीं जाएगा क्योंकि इसका भी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है। देन कम्स P3 पूरे के पूरे 5 सेकंड के लिए चलेगा, यानी कि पूरा का पूरा 12 सेकंड तक अपना काम खत्म करेगा।
चलिए, तो कंप्लीशन टाइम अगर आप लोगों से मैं पूछूं तो P1 कब खत्म हुआ है गाइस? देखो P1 जो है वो 5 सेकंड पे खत्म हुआ है। P2 कब खत्म हुआ है? P2 आप लोगों का 7 सेकंड पे खत्म हुआ है, और P3 जो है वो 12 सेकंड्स पे खत्म हुआ है। तो टर्न अराउंड टाइम अगर मैं निकालूं तो कितना होने वाला है? 5 माइनस 0, दैट इज इन दोनों कॉलम से निकलेगा। 5 माइनस 0 5, 7 माइनस 2 इज 5, 12 माइनस 5 इज नथिंग बट 7। तो टर्न अराउंड टाइम का एवरेज कैसे निकालोगे? 5 प्लस 5 प्लस 7 दैट इज 17, 17/3 एवरेज निकालना है। तो 17/3 आएगा आपका 5.66। बट जल्दीबाजी के अंदर ऐसे नहीं कि कोई भी आंसर, और वैसे भी राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम है, ऐसे मत सोचना कि मैम एवरेज तो हम लोग जीरो निकाल के आ जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है ना। रिस्पॉन्स टाइम के लिए हम लोग बोल सकते हैं, बट वेटिंग टाइम के लिए बिल्कुल नहीं। तो आगे सॉल्व करेंगे, वेटिंग टाइम निकालेंगे। वेटिंग टाइम कैसे निकालते हैं? जो आपका टर्न अराउंड टाइम है, यानी कि पूरे के पूरा प्रोसेस सिस्टम में कितना देर रहा, माइनस उसका बर्स्ट टाइम क्या होता है। तो 5 माइनस 3 दैट इज 2, 5 माइनस 4 दैट इज 1, 7 माइनस 5 नथिंग बट 2, टोटल आएगा आपका 5। तो 5/3 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.66। so the correct answer for this question will be 1.66 and 5.66। ठीक है गाइस, अच्छा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, इजी से था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज योर 2019 क्वेश्चन, मेरे पेपर में आया था ये सवाल। चलिए, आइडेंटिफाई द सर्कमस्टांसेस अंडर विच primitive CPU scheduling is used। प्रिम्पशन एंड नॉन प्रिम्पशन वाली कहानी यहाँ पर आ गई है भाई। प्रिमिटिव, आप लोगों को मैंने कीवर्ड भी बताया था, प्रिमिटिव छीना चपटी से याद रखना है आपने, है ना, लड़ाई बिल्कुल हाथापाई। और नॉन प्रिमिटिव जो बिल्कुल शांत, एकदम गांधी जी पे बिलीव करने वाले। A process switches from running state to ready state. A process switches from waiting state to ready state. A process completes its execution. A process switches from ready to waiting state. ए आंसर मुझे मिल रहे हैं कुछ। अच्छा, बी पहले वाले के लिए बोलो। ए आंसर दे रहे हैं। चलिए जी, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए ओनली। नहीं, बी नहीं होगा, रॉन्ग। ठीक है, ए आंसर आपका सही होने वाला है। देखो क्या बोल रहा है, ये आप लोगों का बेसिक मॉडल होता है गाइस, 5 स्टेट्स के साथ में, है ना, हम लोग जानते हैं 5 स्टेट के साथ में जो आपका बेसिक डायग्राम होता है ये। अब यहाँ पर मुझे एक बात बताइएगा, ये जो न्यू स्टेट है और ये एग्जिट स्टेट है, ये तो आप लोगों की सेकेंडरी मेमोरी स्टेट हो गया है। ये है आप लोगों का सिस्टम का रैम स्टेट्स, ठीक है ना, जिसके अंदर सीपीयू एक्चुअली काम कर रहा है। तो जब भी कोई प्रोसेस आप लोगों की तैयार होती है, सेकेंडरी मेमोरी से निकल के आपके प्राइमरी मेमोरी के अंदर आती है, दैट इज आपका प्रोग्राम जब प्रोसेस बनता है, तो सबसे पहले वो रेडी क्यू के अंदर आता है। जैसे ही प्रोसेस रेडी क्यू के अंदर आ जाती है, तो वो जाती है आप लोगों की, जैसे व्हेन इट इज रेडी, व्हेन सीपीयू इज रेडी और फ्री और आइडल, तो उस प्रोसेस को हम रनिंग स्टेट में डालते हैं। अगर उसे कोई इनपुट आउटपुट की या किसी और रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसे वेट स्टेट में डाला जाता है। और इसी तरीके से साइकिल कंप्लीट होती है, अपना बर्स्ट टाइम कंप्लीट करके कोई भी प्रोसेस फिर एग्जिट स्टेट में चली जाती है। ठीक है, ये सारी चीजें बेसिक इतना ही है आपका पूरी की पूरी प्रोसेस साइकिल का। अब मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ कि प्रिमिटिव में और नॉन प्रिमिटिव में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहली बात तो याद रखेंगे, प्रिमिटिव के अंदर हाई प्रायोरिटी प्रोसेसेस जब भी रेडी क्यू के अंदर आ जाएगी, भले ही किसी के साथ भी बिजी हो सीपीयू, अगर उस प्रोसेस से ज्यादा हाई प्रायोरिटी वाली प्रोसेस आ जाती है, तो सीपीयू क्या करेगा? प्रिम्पशन करेगा। बेसिकली आपकी जो रनिंग प्रोसेस है उसे रोक दिया जाएगा, और उसके बाद में क्या होगा, आप लोगों की हाई प्रायोरिटी प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी। और ये आप लोगों का एकमात्र ऐसा एल्गोरिथम होता है जिसके अंदर रेडी और रनिंग के बीच में स्वैपिंग होती है। सो द ऑप्शन नंबर ए तो भाई फॉलो करेगा ही करेगा, ऑप्शन नंबर ए तो फॉलो करेगा ही करेगा, चाहे कोई सी भी कंडीशन हो, ठीक है ना। ऑफ कोर्स आप लोगों की मान लीजिए कि हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ जाती है, यहाँ पर लो प्रायोरिटी प्रोसेस है, तो इसको वेटिंग में नहीं डालेंगे, इनको स्वैप कर लिया जाएगा आपस में। ठीक है,
अब बात आ जाती है कि क्या यहाँ पर कोई प्रोसेस है जो वेटिंग स्टेट से रेडी स्टेट के अंदर भी स्विच करती है? वेटिंग स्टेट से रेडी स्टेट के अंदर स्विच करेगी क्या? बिल्कुल कर सकती है ना, ये तो करेगी ही। देखो वेटिंग स्टेट के अंदर अगर कोई प्रोसेस है मान लीजिए, तो वो तो रेडी स्टेट के अंदर जा ही सकती है ना, इसमें प्रॉब्लम क्या है? बट कोई भी प्रोसेस आप लोगों की प्रिम्पशन के द्वारा रेडी से वेट में नहीं जाती है, रेडी से रन, रन से रेडी में जाती है। बट वेटिंग से तो नॉर्मल कंडीशन के अकॉर्डिंग, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग रेडी में आ ही सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब प्रोसेस कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन, देखो कंप्लीट एग्जीक्यूशन तो आपको भी पता है प्रिमिटिव अप्रोच के अंदर होता है। अगर एक बार सीपीयू अलॉट हो गया किसी एक प्रोसेस को, प्रिमिटिव अप्रोच नहीं, नॉन प्रिमिटिव अप्रोच में, तो वो अपना काम खत्म करके ही सीपीयू को छोड़ती है ना। हम इसको रिजिड भी बोलते हैं। जो आपकी नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम्स होती हैं, सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स, इनको हम नॉन रिजिड, आई मीन इनको रिजिड भी बोलते हैं। जबकि प्रिमिटिव जो होती है वो बहुत फ्लेक्सिबल होती है। तो अगर हाई प्रायोरिटी प्रोसेस रेडी क्यू के अंदर है, तो रनिंग वाले को बोलेंगे कि तुम रेडी में जाओ, और आप लोगों की हाई प्रायोरिटी प्रोसेस पहले रन होगी। सो देयरफॉर ऑप्शन नंबर ए एंड बी फॉलोज। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे। समझ में आ गया ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भाई कुछ हाँ ना कुछ भी नहीं सुन रहा है मुझे। अरे भाई समझ में आया ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? थम्स अप करके बताते चलो मुझे, और अटेंडेंस भी लगा दिया करो। वीडियो को लाइक और शेयर करते चले। चले, message sent by a process have to be of a fixed size, have to be of a variable size, दोनों हो सकते हैं, क्या होगा? देखो भाई करेक्ट आंसर इसका क्या होने वाला है, दोनों ही हो सकते हैं, है ना। ये क्वेश्चन इजी सा है, कंसेप्ट चेक किया जा रहा था बस आपका। कोई भी प्रोसेस जब मैसेज सेंड करती है, ये हम किसकी बात कर रहे हैं? हम ये आईपीसी कम्युनिकेशन थ्रू मैसेज पासिंग की बात कर रहे हैं। तो अगर हम इसकी बात करें गाइस, तो जब भी कोई भी मैसेज सेंड किया जाता है, तो वो किसी भी साइज का हो सकता है, फिक्स्ड भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है। अगर फिक्स्ड का होता है तो ऑफ कोर्स जो आपके सिस्टम लेवल इंप्लीमेंटेशन होते हैं वो बहुत आसान हो जाते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं। बट अगर फिक्स्ड साइज होगा गाइस तो रिजिड होगा। इसकी वजह से जो प्रोग्रामर है उसके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। अगर मैसेज आप लोगों का क्या होगा, वेरिएबल होगा, तो जो आपका सिस्टम लेवल इंप्लीमेंटेशन है, हार्डवर्किंग जो है, वो थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, बट प्रोग्रामर पर कम डिपेंडेंसी होगी, बस यही फर्क होता है ना। वैसे भी हम लोगों ने बात करी थी, जब हम बात करते हैं किसकी, मैसेज पासिंग की, तो यहाँ पर सिस्टम लेवल इंप्लीमेंटेशन और प्रोग्रामिंग दोनों का ही इफेक्ट आता है। तो अगर फिक्स्ड है तो ऑफकोर्स प्रोग्रामर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और वेरिएबल है तो सिस्टम लेवल इंप्लीमेंटेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, डायनेमिक अप्रोच लगानी पड़ेगी। अदरवाइज आप लोगों के दोनों ही तरीके से मैसेज भेजे जा सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं गाइस, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। एस जे एफ है, बट उसके पहले ध्यान से पढ़ लेना, प्रिमिटिव भी लिखा है। इस क्वेश्चन में यही गलती है, 2000 आई गेस 17 का या 18 का ये क्वेश्चन है। रिपीटेड क्वेश्चन है गाइस, है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है फॉर श्योर। मैंने करवाया भी है शायद, लाइव क्लास में किया था हमने, ऑपरेटिंग सिस्टम में जब सीपीयू शेड्यूलिंग पढ़ी थी तब हम लोगों ने किया था। कल मैं डेडलॉक और मेमोरी, है ना, डेडलॉक और मेमोरी के क्वेश्चंस करा दूंगी आप लोगों को जितने भी हैं मोस्ट प्रोबेबली। उसके बाद हम शायद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के और बाकी सारे यूनिट्स भी शुरू करेंगे धीरे धीरे। बेसिकली एस आर जे एफ लगाना है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। ठीक है गाइस, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एल्गोरिथम यूज करनी है आपने।
चलिए सॉल्व करते हैं गाइस। जीरो अराइवल टाइम के साथ में ए जिसका भी आंसर आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल सही है। ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जिसका भी आ रहा है सही है। अब ध्यान से देखिए, जीरो अराइवल टाइम है, जीरो अराइवल टाइम पर आप लोगों की प्रोसेस P1 को ही सिस्टम में आना पड़ेगा। बट सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का काम क्या होता है। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट जो होती है, केवल अगर शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट लिखी हो तो उसे हम लोग नॉन प्रिमिटिव मानते हैं, और इसका काम ही क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव सॉरी मानते हैं। और इसका क्या तरीका होता है कि जिसका भी बर्स्ट टाइम सबसे कम है उसे सिस्टम में लाओ, सीपीयू से पहले पूरी तरीके से एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद में दूसरी प्रोसेस आएगी और ऐसे ही कंटिन्यू होगा प्रोसेस। बट अगर हम लोग शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के अंदर प्रिम्पशन लगा दें, क्योंकि स्टार्वेशन का प्रॉब्लम आ जाएगा ना, हो सकता है कि बाकी प्रोसेसेस हाई प्रायोरिटी प्रोसेस है जो सिस्टम में वेट कर रही है, तो इसे दूर करने के लिए हम लोग लगाते हैं शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, जो कि एक प्रिमिटिव अप्रोच है, प्रिमिटिव अप्रोच है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की। तो यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो आपको सबसे पहले अराइवल टाइम देखना है। अराइवल टाइम 0 पर आपकी सिर्फ एक ही प्रोसेस सिस्टम में आई है, ठीक है ना, प्रोसेस P1, जिसे एग्जीक्यूट करेंगे हम फॉर 1 सेकेंड, क्योंकि प्रिमिटिव का तरीका यही है कि एक एक सेकेंड एग्जीक्यूट करते रहो और चेक करते रहो कि क्या उससे छोटी कोई प्रोसेस आ गई है क्या। 1 पे आप लोग देखिए P2 भी सिस्टम में आ चुका है, इसका टाइम भी कम है कंपैरेटिवली P1 के, तो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट स्विच हो जाएगा और P2 एग्जीक्यूट करेगी। जैसे P2 1 सेकेंड के लिए एग्जीक्यूट करेगी, इसका रिमेनिंग टाइम बचेगा 3। बट अगर आप देखो ना, टोटल सिस्टम के अंदर सबसे कम इसी का है, तो कुछ भी हो, आप लोगों की P2 इनफैक्ट आ चुकी, P3 भी आ चुकी है सिस्टम में, बट स्टिल P2 अपना काम कंप्लीट करने वाला है। तो क्या मैं यहाँ पर P2 को बोलूँ कि कंप्लीटली तुम कंप्लीट कर लो अपना काम, और 2 + 3 यानी कि पूरा 5 सेकंड तक अपना काम ही कंप्लीट कर लेगी। P2 सिस्टम के बाहर जा चुकी है, P2 का कंप्लीशन टाइम भी लिख देती हूँ 5 सेकंड। अब आगे देखिए, पूरी की सारी प्रोसेसेस P1 P3 और P4 सब सिस्टम में आ चुके हैं गाइस। आप कंपेयर करिए, देखो इसका टाइम है 7, इसका टाइम है 9 और इसका टाइम है 5, तो कौन एग्जीक्यूट होगा, ऑफ कोर्स P4 एग्जीक्यूट होगा। अब बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका टाइम कम है, आप कितना भी ट्राई करिए इसी का रिमेनिंग टाइम कम रहेगा, तो डायरेक्टली इसको एग्जीक्यूट करवा दो अपने पूरे कंप्लीशन टाइम तक। तो ये 5 सेकंड के लिए रन करेगी, मतलब 10 हो जाएगा, है ना, 5 सेकंड के लिए और रन करेगी। P4 कब खत्म हुआ, 10 सेकंड्स पे खत्म हुआ है। अब P4 भी सिस्टम से जा चुका है, बचा कौन है, P3 और P1। P3 और P1 में कंपेयर करेंगे, P1 का टाइम कम है तो P1 को एग्जीक्यूट करूंगी कितने टाइम के लिए, पूरे के पूरे 7 सेकंड के लिए। उसके बाद P3 आएगी सिस्टम के अंदर, और P3 सिस्टम में कब तक रहेगी, अपने कंप्लीशन टाइम तक, यानी कि 26 मिली सेकेंड्स तक। तो फाइनली कंप्लीशन टाइम अगर मैं लिखूं P1 का, तो P1 का कितना है, 17 है, और P3 का कितना है, 26 है। टर्न अराउंड टाइम निकाल लीजिए भाई, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, तो 17 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 24 आ जाएगा, 5 और 3 तो 2 आ जाएगा, सॉरी 10 और 3 है तो 7 आ जाएगा। वेटिंग टाइम कैसे निकालते हैं, क्योंकि हमको एवरेज वेटिंग टाइम ही निकालना है, तो टर्न अराउंड टाइम में से बर्स्ट टाइम माइनस कर देंगे। 17 में से 9 बचेंगे भाई, 8 गए तो 4 में से 4 0 बचेंगे, 24 में से 9 गए, बस इसी को करना है सॉल्व, और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना, और कुछ भी नहीं करना था। तो 15 बचे, ठीक है, 7 में से 5 गए तो 2 बचे, ठीक है, तो 9 10 15 25 26 बाय 4, करेक्ट आंसर 6.5। ओके, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अच्छा क्वेश्चन है, इजी था वैसे तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। The link between two processes P and Q to send and receive messages is called as what? मैसेज पासिंग के अंदर जब आईपीसी किया जाता है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन बिटवीन टू प्रोसेसेस P and Q through message passing, the link that has been created between the two processes to send and receive messages is called what? Communication link, message passing link, synchronization link, या फिर all of the mentioned above? और कृपया करके सिर्फ ऑल की वजह से करेक्ट आंसर मत लगा देना है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस का जो अगला कोर्स है, 8 यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अगला कोर्स जो है वो एल्गोरिथम का बनाऊंगी, बड़ा कोर्स बनाऊंगी, डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम एक साथ डिस्कस करेंगे। तो मैं वेट कर रही हूँ कि मई एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाए कि कब होगा, उसके अकॉर्डिंग मैं कोर्स बनाऊंगी। बट आपका इस वेंसडे से के बाद में, मतलब इस वीक में 100% कोर्स आ जाएगा, प्लस कोर्स। तो जिसको भी नया बैच ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर ले।
सी ए। देखिए गाइस, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए। चलिए, थैंक गॉड किसी ने डी सिर्फ इसलिए नहीं लगाया कि ऑल ऑफ दी अबव था, जो कि अक्सर पेपर 1 में गलतियां करते हो आप लोग। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होने वाला है? करेक्ट आंसर होने वाला है गाइस कम्युनिकेशन लिंक। दो प्रोसेसेस जो कम्युनिकेट करना चाहती है उनके बीच का लिंक जो होता है उसको हम लोग कम्युनिकेशन लिंक बोलते हैं। इजी सा है। दोनों ही प्रोसेसेस जो है वो इस लिंक के ऊपर एक्टिव होनी चाहिए, तभी क्या होगा, आप लोगों का डेटा रिसीव होगा या सेंड होगा। डायरेक्ट कम्युनिकेशन की बात हो रही है। डायरेक्ट कम्युनिकेशन इन आईपीसी को लेकर कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ये आपको बताना है। कोर्स मोस्ट प्रोबेबली आपका वेंसडे या थर्सडे तक आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डायरेक्ट कम्युनिकेशन? डायरेक्ट कम्युनिकेशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है यहाँ पर? देखिए गाइस, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि दो प्रोसेसेस जो आपस में कम्युनिकेट करना चाहती है, दोनों ही एक्टिव लिंक पर होनी चाहिए और इस लिंक को हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन लिंक। तो एक्चुअली में आप लोगों का जो कम्युनिकेशन लिंक होता है वो एक डेडिकेटेड लिंक होता है। इन शॉर्ट हमको ये पता होना चाहिए था कि जो लिंक होता है वो डेडिकेटेड होता है। एग्जैक्टली दो ही प्रोसेसेस के बीच में होता है, डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक होता है। कम्युनिकेशन लिंक जो है वो एन प्रोसेसेस का एन नंबर ऑफ प्रोसेसेस से कनेक्ट कर सकते हैं, नहीं मैश टोपोलॉजी नहीं बनती है, डायरेक्ट लिंक बोला जा रहा था। एग्जैक्टली एन बाई टू लिंक्स एग्जिस्ट बिटवीन ईच पेयर, नहीं। एग्जैक्टली टू लिंक्स बिटवीन ईच पेयर, नहीं। एक ही लिंक होता है, डेडिकेटेड लिंक होता है जिससे मैसेज सेंड और रिसीव किया जाता है, विच इज कॉल्ड एज कम्युनिकेशन लिंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है? अभी हम डायरेक्ट बात कर रहे थे, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो उसका क्या मतलब होता है? देयर इज अनदर प्रोसेस आर टू हैंडल एंड पास ऑन द मैसेजेस बिटवीन पी एंड क्यू। देयर इज अनदर मशीन बिटवीन, अगर आप लोगों को याद हो, अगर ये मेरा प्रोसेस पी है और ये मेरा प्रोसेस क्यू है, इन दोनों के बीच में जब इनडायरेक्ट लिंक लगाना होता तो आप लोगों को याद है कि एक शेयर्ड स्पेस होता था इन दोनों के बीच में नॉन डेडिकेटेड लिंक के साथ में। और इस शेयर्ड रिसोर्स को हम क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही, वेरी गुड निकिता एंड पूनम। इसे हम लोग बोलते हैं गाइस मेल बॉक्स। चिट्ठी छोड़ के जाता था प्रोसेस, ऐसे ही पढ़ाया था मैंने, आपको अगर याद हो तो। ये है आपका मेल बॉक्स। देयर इज अ मेल बॉक्स जो आपको हेल्प करता है कम्युनिकेट करने के लिए। पी जो है वो अपना सारा का सारा मैसेज छोड़ के जा सकता है इस मेल बॉक्स के अंदर, रिसीव कर सकता है थ्रू क्यू एंड वाइस वर्सा आल्सो फॉलोज। ये मेल बॉक्स जो है गाइस, मेल बॉक्स के क्रेडिट्स भी डिपेंड करते हैं, बेसिकली किसके पास में इस मेल बॉक्स का एक्सेस है या ओनर कौन है इस मेल बॉक्स का, ये भी आपका एक होता है। पी हो सकता है, क्यू हो सकता है ना, और इवन एक सेंट्रल एंटिटी भी हो सकती है जो इसका ओनर हो सकता है। चलिए, अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम में आप पढ़ते तो हो पर सीपीयू शेड्यूलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट, पेजिंग, ये सब तो पढ़ जाते हो, ऐसे क्वेश्चन आप छोड़ के चले जाते हो, तो इन क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है। नॉन ब्लॉकिंग सेंड, ये क्या होता है? The sending process keeps sending until the message is received. The sending process sends the message and resume operations. The sending processes keep sending until it receives a message. इजी सा क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर होगा नॉन ब्लॉकिंग सेंड का मतलब होता है अब प्रोसेस इज नॉन स्टॉप सेंडिंग, कोई भी ब्लॉकिंग नहीं चल रही है, प्रोसेस सेंड करता रहता है मैसेज और अपना ऑपरेशन भी रिज्यूम करता रहता है। ब्लॉकिंग सेंड कब करता है? ब्लॉकिंग सेंड का मतलब होता है कि किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस ने मैसेज सेंड किया,
मैसेज का जब तक उसे रिसेप्शन नहीं आ जाएगा, राइट, उसको जब तक पता नहीं चल जाएगा कि मेरा मैसेज पहुंच चुका है, तब तक वो दूसरा मैसेज नहीं भेजता है, वेट करता रहता है, और इसके लिए सीपीयू का यूटिलाइजेशन कम हो जाता है। बट वेयर इज नॉन ब्लॉकिंग सेंड है तो इसमें काम हो जाता है। अच्छा, ये ब्लॉकिंग सेंड और नॉन ब्लॉकिंग सेंड जरा याद दिलाएंगे गाइस, ये कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी यूज कर सकते हैं हम लोग? क्या हम इस प्रोसेस, सॉरी प्रोड्यूसर, क्या इसे हम प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी यूज करते हैं क्या गाइस? जो कि एक क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम आपकी है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं क्या ब्लॉकिंग सेंड और नॉन ब्लॉकिंग सेंड? नॉन ब्लॉकिंग सेंड क्या अपना काम करता है भाई और रिज्यूम करता है ऑपरेशन को। जिसने मुझसे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर पढ़ा है उसको ये अच्छे से याद होगा, क्योंकि मैंने इसका डिटेल हार्डवेयर स्ट्रक्चर बना के आपको ये पढ़ाया था कि काम कैसा होता है। जितने भी कोई जो प्लस स्टूडेंट है उसको याद होगा। हम लोगों ने, मैंने कंप्लीट दिखाया था कि कैसे फ्लैग की वैल्यू चेंज होती है, किस तरीके से इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का हार्डवेयर पार्ट सॉल्व किया जाता है। इसको एसिंक्रोनस सेंड भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरो कैपेसिटी क्यू का क्या मतलब होता है? ये भी प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम में आपका काम आता है। जीरो कैपेसिटी क्यू, क्या होता है जीरो कैपेसिटी क्यू? जीरो कैपेसिटी क्यू होता है गाइस जिसके अंदर सेंडर को जब तक रिसीवर ना मिल, आई मीन रेसिपिएंट ना मिल जाए तब तक वो काम नहीं करता है। इसको आप ब्लॉकिंग सेंड भी बोल सकते हो। जीरो कैपेसिटी क्यू जो होती है वो क्या कर लेता है, ब्लॉक करता है अनटिल द रिसीवर रिसीव्स द मैसेजेस, और अपने कैपेसिटी को बता देता है वो कि हम मैक्सिमम पे रीच कर चुके हैं और अभी हम कुछ भी सेंड करने की कैपेसिटी पे नहीं है। कोई भी वेटिंग मैसेज नहीं होता है यहाँ पर। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है गाइस, चलिए एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अच्छा, जीरो कैपेसिटी तो हो गया आप लोगों का। इनफैक्ट जीरो कैपेसिटी के अंदर ये भी याद रखना कि यहाँ पर जो आप लोगों की मैसेज सिस्टम होता है इसके अंदर कोई बफरिंग भी नहीं होती, कोई बफर नहीं होता है, क्योंकि आप लोगों की कोई वेटिंग ही नहीं होती है ना। चलिए, बाउंडेड वाला तो हम लोग करते ही रहेंगे। एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क में देके जा रही हूँ, इसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे सभी लोग, और मैं आप लोगों को ये कल सॉल्व करवा दूंगी। तो कल का टॉपिक आज ही बता के जा रही हूँ। कल हम लोग डेडलॉक प्लस हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर मैं आप लोगों से स्वैपिंग डिस्कस करूंगी, वर्चुअल मेमोरी जरूर डिस्कस करूंगी। तो ये दो टॉपिक है जिसके न्यूमेरिकल्स में हम लोग सॉल्व करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली कल की क्लास में होगा ये आप लोगों का क्वेश्चन है, इसको होमवर्क में करके दिखाएंगे मुझे। अभी मैं चलती हूँ, रोज सुबह 7:30 बजे अब से आप लोगों के कंप्यूटर साइंस के मॉक होंगे। कल हम कंटिन्यू करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम को, देन ऑफ कोर्स फॉलोड बाय डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड अनदर यूनिट्स। इसके अलावा आप सब लोगों को पता होगा गाइस कि रीजनिंग बोनांजा मैंने आज से शुरू किया है, जिसके अंदर मैं आप लोगों के लिए हर सुबह 11 बजे लेके आऊंगी रीजनिंग का एक कॉन्सेप्ट और एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन पेपर 1 के लिए। तो आज का जो टॉपिक है वो है क्यूब एंड डाइस, इसके हम लोग बेसिक्स डिस्कस करने वाले हैं। क्यूब एंड डाइस एक आप लोग का एडवांस टॉपिक है, इसे हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी ब्रह्मास्त्र सीरीज चल रही है, पेपर 1 के मॉक टेस्ट जो रोज रात को 8 बजे होते हैं, होपफुली आप सब देखते होंगे। 11 मॉक टेस्ट ऑलरेडी, 12 मॉक टेस्ट ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ। तो इस मॉक टेस्ट को रिविजन अच्छे से लगाकर आज के मॉक टेस्ट पे आ जाइएगा। बाकी प्लस कोर्स आप लोगों का मोस्ट प्रोबेबली इस वेंसडे या थर्सडे से लाइव हो जाएगा। ओके गाइस, चलिए, सो थैंक यू सो मच। मिलती हूँ अब आप लोगों से 11 बजे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, आंसर देना मुझे क्वेश्चन जो मैं देके जा रही हूँ, और साथ ही साथ अपनी प्रॉब्लम्स भी बता सकते हो आप कि कौन सी पर्टिकुलर यूनिट है जिसमें आपको